Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. And the chapter is fundamental rights. शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा की तरह सब्सक्राइब बटन को जाके जल्दी दबाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे अच्छे अच्छे और नए नए वीडियोस बनाते रहने का। और आपका काफ़ी सपोर्ट रहा है अभी तक, थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरे जो विज़न है उसको आप मेरे विज़न को पूरा करने की में मेरी मदद कीजिए। और मेरा विज़न मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मेरा विज़न है आप सभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जो आप आसानी से याद रख सकते हैं, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी जगह पे नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आज के मॉडर्न ज़माने में नॉलेज की तो कमी नहीं है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बुक्स में सब कुछ अवेलेबल है, रिसोर्सेज बहुत हैं। लेकिन कमी एक ही चीज़ की है, वो है हमारे ब्रेन की कैपेसिटी। और हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी अगर हम चीज़ों को अच्छे से याद रख सकेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज बाय विच यू कैन रिमेंबर इज थ्रू अ माइंड मैप और विजुअल प्रेजेंटेशंस। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आप तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाऊँ और आपको याद रखने में चीज़ों को हेल्प कर सकूँ। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। एंड बहुत लंबा लेक्चर ये है, इसलिए समय नष्ट कर ना करते हुए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले 2 या 3 बातें मैं आपको क्लियरली समझा दूँ। पहली बात तो ये कि फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर्स, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी ऑफ लक्ष्मीकांत एंड द होल सब्जेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप यूपीएससी ले लो, चाहे पीएससी ले लो, चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा के ले लो। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एवर। तो ये जो चैप्टर मैं बताने वाला हूँ आपको, ये लंबा होने वाला है क्योंकि हम इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा, आपको ये बाय हार्ट याद होना चाहिए। अगर नींद से भी उठा के पूछें तो आपको इतना होना चाहिए कि आप बहुत आसानी से उसको आंसर दे पाएँ, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो। इससे बाय हार्ट आप इसको लर्न कीजिए, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक। सो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये चैप्टर याद करते हैं तो ये मान के चलिए 2 या 3 क्वेश्चन आपके हर साल आंसर आसानी से किसी भी एग्जाम में हो जाएंगे। एटलीस्ट प्रीलिम्स में तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो दोस्तों बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट जो है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि भाई हम देश के नागरिक होने के नाते कुछ ऐसे फंडामेंटल अधिकार हैं, कुछ ऐसे बेसिक अधिकार हैं जो हर नागरिक को यानी सिटीजन को दिए जाने चाहिए। गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करे, क्योंकि अल्टीमेटली देश का डेवलपमेंट सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली तभी हो सकता है जब उसके सिटीजन्स देश में खुश हैं। अगर सिटीजन्स देश में खुश नहीं है, खास करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो ऑब्वियसली देश जो है तरक्की नहीं कर सकता है। ठीक। दूसरी चीज़, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को नाराज करोगे, उनके राइट्स नहीं दोगे, तो आप अगली बार चुनाव में नहीं जीत पाओगे। ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स दैट आर अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक देश की जो फंडामेंटल पिलर्स हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। और इसी वजह से इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन एंशिएंट, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन एंशिएंट ग्रीस दैट वाज नेम्ड एज मैग्ना कार्टा। एक फैक्चुअल पॉइंट भी आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए वहां से नाम लेकर के फंडामेंटल राइट्स को नाम दिया गया मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। एंड दे आर कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 से 35। जितने आर्टिकल्स बोल रहा हूँ इसको टिप्स पे आप याद करते चलिए प्लीज। 12 से 35, 12 से 35। ठीक। एंड तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स कुछ बेसिक अधिकार हैं जो हर सिटीजन को देश के नागरिक होने के नाते दिए जाते हैं, और वो अधिकार आप देश के नागरिकों से नहीं छीन सकते, एक्सेप्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी,
जहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर होती है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के लिए, और वहां पे भी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, जो कि क्या है हम आगे अभी देखेंगे। एंड ऑल्सो आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है इफ द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर आपको जानना है नेशनल इमरजेंसी के बारे में तो प्लीज मेरा लेक्चर नेशनल इमरजेंसी का जाके देखें, वहां पे मैंने इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। ठीक, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सो अब एग्जैक्टली वो राइट्स क्या है वो हम आगे एक एक स्लाइड में देखते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि दीज राइट्स है जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे इनमें से कोई भी राइट छीना जाता है तो डेफिनेटली आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जा करके इन राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हो, किसी भी कोर्ट में, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली आप जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स आपसे छीना जा रहा है तो। सो दैट इज व्हाट हाउ मच इंपॉर्टेंट दीज राइट्स हैव। सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं राइट टू इक्वालिटी में। राइट टू इक्वालिटी का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया हुआ है, और एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए क्या है। आइए एक एक करके आर्टिकल को हम देखते हैं। आर्टिकल 14 कहता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किए गए हैं, वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों को आप हल्के में मत लीजिएगा बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टर्म्स विच हैव वेरी डीप फंडामेंटल एंड कंसेप्चुअल मीनिंग। वो मीनिंग क्या है हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में कुछ ही स्लाइड्स के बाद डिस्कस करेंगे डिटेल में कि दोनों का मीनिंग क्या होता है। बट ये मान के चलिए कुल मिला के कि देश की टेरिटरी के अंदर कोई भी व्यक्ति को लॉ के सामने इक्वालिटी जो है दी जाएगी, यानी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सब कानून की नजरों में बराबर है। एक नेता और एक मंत्री से लेकर एक वीआईपी और एक गरीब किसान या फिर एक गरीब मजदूर, कानून की नजरों में दोनों सेम है। ऐसा नहीं है कि भाई वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और उसने कोई क्राइम कर दिया तो उसको कम सजा मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम किया सेम सजा दोनों को मिलेगी। दैट इज आर्टिकल 14। बट अगेन डिटेल में दोनों का मीनिंग क्या है, द वाइडर मीनिंग ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 15 secures the citizens from every sort of discrimination by the state on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। यानी कि ये जो ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स पे स्टेट सिटीजन्स के बीच में अंतर या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ऑब्वियसली रेस, कास्ट और ये सारी चीजें कानून के ऊपर नहीं है, सो इसीलिए देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज ग्राउंड्स। और इसीलिए आर्टिकल 15 एक मूवी भी बनी है आयुष्मान खुराना की। सो अगर आपको और इंटरेस्ट है इसके बारे में जानने का, सो यू कैन गो एंड प्लीज वॉच आउट दैट मूवी, जहाँ पे आपको और डिटेल में पता चलेगा उसके बारे में। आर्टिकल 15 है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब मैं मूवीज इतनी ज्यादा देखता नहीं हूँ, बट आई थिंक कोई ना कोई एक मूवी बनी हुई थी उस पर। सो आई थिंक यू कैन गो एंड वॉच दैट मूवी। मैंने भी नहीं देखी है बट आई सिंसियरली होप कि उसी पे बेस्ड होगा। Then next is Article 16. Article 16 assures equality of opportunity in matters of public employment and prevents the state from any sort of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth and residence. ठीक, so equality of opportunity in matters of public employment, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी रेस के हो, इरिस्पेक्टिव आपका कोई कास्ट है, सेक्स है, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। यानी कि सरकारी नौकरी, कोई सी भी नौकरी, आपको बराबर मौका दिया जाएगा। लड़का हो, लड़की हो, दलित हो, ऊपर अपर के कास्ट का हो, वीआईपी का लड़का हो, कोई भी हो, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन उस बेसिस पे नहीं किया जाएगा। यू विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल किया है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कंडीशंस आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें सर्विस देने की। नेक्स्ट इज आर्टिकल 17। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली 2020 के एक पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एंड दिस अबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है। इसलिए यूपी के जितने भी दलित हैं, समाज है, जहां आज भी अनफॉर्चुनेटली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है, दैट इज कंप्लीटली इलीगल एंड इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 17। सो प्लीज रिमेंबर दिस आर्टिकल एज वेल। देन यू हैव आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में दो बातें कही गई है।
पहला, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। सो अबॉलिशमेंट ऑफ ऑल द टाइटल्स। क्या था दोस्तों कि आजादी के पहले देश में बहुत सारे किंग्स और प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको किंग्स, राजकुमार वगैरह रूल करते थे। तो उसमें क्या होता था कि उनको बहुत सारे टाइटल, महाराज, है ना, और जिले इलाही और जहापना, इस टाइप के क्या है बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते थे और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। So these were the words basically to treat these people as special. बट सारे के सारे टाइटल्स क्या कर दिए गए हैं, अबॉलिश कर दिए गए हैं। अब इन टाइटल्स का कोई भी रेलिवेंस हमारे देश में नहीं है। हाँ, एक इसमें एक्सेप्शन जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, इस टाइप के जो अवार्ड्स हैं, वो अवार्ड्स यदि आपको कन्फर किए जाते हैं, उनके अवार्ड्स के रेसिपिएंट के नाम का टाइटल आपको दिया जा सकता है। दैट इज एन एक्सेप्शन जो दिया जा सकता है, बट इसके अलावा कोई भी टाइटल नहीं मिल सकता। सो अबॉलिशमेंट ऑफ ऑल टाइटल्स। देन नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इंडिया देगा भी नहीं और आप किसी फॉरेन स्टेट से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल नाइटहुड, इंग्लैंड में कभी बोल दिया कि हम किसी को नाइट बना रहे हैं, या इंग्लैंड में बोल दिया हम किसी को राजा बना रहे हैं, या फिर आप कहीं दूसरे देश में गए और वहां पे आपको कोई टाइटल से कन्फर किया जा रहा है, तो आपको उस टाइटल को लेने के आप हकदार नहीं हो। दिस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 18। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इसको आपको याद रखेंगे। सो दीज आर द 4 आर्टिकल्स जो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सो प्लीज रिमेंबर दीज आर्टिकल्स बाय हार्ट। नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स इज राइट टू फ्रीडम, जो कवर करते हैं आर्टिकल 19 से 22 तक। राइट, आर्टिकल 19 से 22 क्या कवर करते हैं, राइट टू फ्रीडम। तो जब मैं राइट टू फ्रीडम की बात करता हूं तो फ्रीडम के अंदर में और क्या क्या आता है। फ्रीडम के अंडर में सबसे पहला आता है आर्टिकल 19 विच इज प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन 6 के 6 पॉइंट्स को याद रखिए कि आर्टिकल 19 कहता है कि आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, असेंबली का, एसोसिएशन का, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, इन सभी चीजों का आपको फुल फ्रीडम है। बिना किसी प्रॉब्लम के आप जो है मतलब फ्री हैं इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करने के। देन यू हैव आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी हम आगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे कि आर्टिकल 20 का डिटेल में और मीनिंग क्या है। राइट, सो आर्टिकल 20, बट लेकिन आप जरूर याद रखिए क्या कहता है। आर्टिकल 20 कहता है इट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कि पुलिस अपनी कोई भी मनचाही अपनी मनचाही अपनी मनमर्जी से किसी को भी उठा के बंद नहीं कर सकती है, कन्विक्ट नहीं कर सकती है। अपनी पावर्स को कर्व करेगी, मतलब बेसिकली अपनी पावर्स को लिमिट में इस्तेमाल करेगी। इस बात की इंश्योरिटी कौन सा आर्टिकल देता है, वो देता है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। क्या है एग्जैक्टली और हम डिटेल में आगे हम बात करते हैं इस पे। Then you have Article 21. Article 21 is an extremely important article. Why it is important? Because in fact 20 and 21 both are important. Why? Because they are the articles which cannot be suspended during the time of even emergency also. Right? So इसीलिए articles और बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं. And Article 21 is right to life and personal liberty. और इसी के अंदर बाद में राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन को भी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के क्लॉज में ऐड किया गया था इन आर्टिकल 21A by the 86 Constitutional Amendment Act 2002. राइट, सो आर्टिकल 21 आई होप आप याद रखेंगे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एंड देन यू हैव आर्टिकल 22 विच इज राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसका मतलब आपको आर्बिट्ररली पुलिस आके कभी भी उठा के पकड़ के बंद नहीं कर सकती है या डिटेन नहीं कर सकती है। प्रॉपर तरीके से उसको रीजन आपको देना पड़ेगा, प्रोसीजर समन भेज के प्रोसीजर के थ्रू ही आपको करेगी, अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है। सो यू हैव सम राइट देयर आल्सो which protect you against arbitrary arrest and detention. So these are the rights which include right to freedom. ठीक, आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इस चीज को दिमाग में सारों को बिठा लीजिए 19 से लेकर के 22 तक। Then after 22 we have right against exploitation which covers article 23 and 24। यानी कि किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है।
अब इसके अंदर में दो आर्टिकल 23 24 आते हैं और ये क्या बोलते हैं। 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, यानी कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स को रोकना है, फोर्स्ड लेबर को रोकना है। कोई जबरदस्ती आपको उठा के मजदूरी करवा रहा है तो दैट इज फोर्स्ड लेबर। आगे हम और डिटेल में देखेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड बेगार। बेगार का मतलब होता है कि वर्किंग विदाउट रेम्यूनरेशन और पे, किसी ने आपको जबरदस्ती गुलाम बना लिया और बिना पेमेंट दिए आपसे काम करवा रहा है, तो दैट इज एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ पर्सन। So exploitation is not allowed. So begar is prohibited under Article 23. Then Article 24, prohibition of employment of children in factories under 14 years. So obviously 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको आप फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं कर सकते. That is also considered to be an exploitation of the children. So this is Article 24. नेक्स्ट आता है दोस्तों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सो दिस इज फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28, 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. क्यों है? क्योंकि हमारा देश इज अ सेक्युलर कंट्री एंड इन सेक्युलर कंट्री यू हैव द फुल फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन दैट यू लाइक. और इनफैक्ट अगर आपने प्रीएम्बल का लेक्चर मेरा अच्छे से देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सेकुलर वर्ड के साथ ही यूज किया है. एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज चॉइस. सो उसको फंडामेंटल राइट की फॉर्म में भी लाया गया है. So Article 25 is freedom of conscience plus free profession, practice and propagation of religion. That is Article 25 जो मैंने आपको बताया. Then you have Article 26 which says freedom to manage religious affairs. Right? अपने religious affairs आप खुद manage कर सकते हो. कोई भी आपको बाध्य दूसरे व्यक्ति से आपको डरने की जरूरत नहीं है या फिर उसके इंटरफेरेंस की आपको परेशानी नहीं होगी. Article 27 is freedom from payment of taxes for promotion of any religion. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज रिलीजन को एक सीक्रेट चीज माना जाता है और आपको पूरी छूट है, फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर लो और प्रमोट कर सकते हो. कोई उसमें इशू नहीं है. राइट. Then you have freedom from attending religious instruction / worship in certain educational institution. Right. So अगर आपकी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है रिलीजन की, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप डेफिनेटली अटेंड कर सकते हो. कोई भी व्यक्ति आपको अटेंड करने से रोकेगा नहीं, बिकॉज आपके पास पूरी फ्रीडम है. जैसे कि खासकर हिंदुओं में तो कम होता है, लेकिन मुस्लिम में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मदरसा, जहाँ पे वो मुस्लिम धर्म के बारे में बच्चों को क्या करते हैं, बचपन से पढ़ाते हैं, अपने अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाते हैं, कुरान के बारे में पढ़ाते हैं, है ना, नमाज वगैरह पढ़ना, बहुत सारी और चीजें सिखाते हैं. तो वो आपको फ्रीडम है पूरा का पूरा कि आप अपने खुद के रिलीजन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हो, अटेंड कर सकते हो. दैट इज आर्टिकल 28. Then you have 29 and 30 which comes under cultural and educational rights. What are those? Protection of language, script and culture of minorities. So that is article 29 कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जितनी भी हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना एक फंडामेंटल राइट बनता है. तो अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसे लग रहा है कि हमारा कल्चर या लैंग्वेज वगैरह थ्रेटेंड है तो वो डेफिनेटली जाके इस राइट को एक्सेस कर सकता है. Then there is Article 30 जो कहता है right of minorities to establish and administer educational institution. Again वापस से यहाँ पे minorities की बात की गई है कि जो minority लोग हैं वो अपने खुद के educational institution बना सकते हैं और उनको रन भी कर सकते हैं. Right? अब यहाँ पे कुछ बातें समझने वाली हैं दोस्तों. जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात यहाँ पे ये है, अनफॉर्चुनेट बात है, जो कि फंडामेंटल राइट के आगे हम क्रिटिसिज्म में भी देखेंगे कि माइनॉरिटी वर्ड अनफॉर्चुनेटली हैज नॉट बीन डिफाइंड वेरी accurately in the constitution. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनफैक्ट इट रिकॉग्नाइजेस ओनली टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज, दैट इज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक. इसके अलावा बाकी जितने भी माइनॉरिटीज हैं जिनको हम सो कॉल्ड माइनॉरिटीज बोलते हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी एक्सेट्रा, उनको माइनॉरिटीज में कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशनली. So constitution में definition of minorities is pretty vague and that is why it becomes one of the criticism also of fundamental right. एक तरफ तो वो minorities के protection की बात करता है constitution, लेकिन दूसरी तरफ वो minority word को अच्छे से define नहीं करता है कि वो minority का मतलब क्या है. So कहीं ना कहीं this comes as a criticism of the fundamental right, जिसको हम आगे देखेंगे. But still आपको पता होना चाहिए कि भाई right है क्या. Last is an extremely important right, और इसलिए important है because इस पे मैंने पूरा का पूरा एक separate lecture और बनाया हुआ है. That is राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब ये होता है कि अगर आपसे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं या कोई भी ऐसा आपसे राइट छीन लिया जाता है तो आप उसकी रेमेडी के लिए
आप उसकी रेमेडी के लिए जा सकते हो गवर्नमेंट के पास या कोर्ट में। दैट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट दैट यू हैव। कोई आपको रोक नहीं सकता कि वही, अगर आपका फंडामेंटल राइट छीन लिया गया है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है कि बोल दे कि नहीं भाई अब तुम अपने राइट को एनफोर्स करवाने के लिए नहीं जा सकते हो। यू हैव द फुल राइट टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और इसी के अंदर यू हैव आर्टिकल 32 जिसको अंबेडकर सर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी बोला था। एंड दिस इज नथिंग बट द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रिट ज्यूरिसडिक्शन एग्जैक्टली क्या है, कौन कौन से अलग रिट्स हैं, उस पर मैंने पूरा का पूरा एक सेपरेट लेक्चर बनाया है। सो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट लेक्चर इफ यू वांट टू नो इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट रिट्स एंड व्हाट डू दे मीन। सो आर्टिकल 32 कहता है राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर ऑल ऑफ देम। रिट वर्ड हम मिसिंग है, आई होप आप समझ गए होंगे। So Supreme Court can issue writs for all of them. So writ jurisdiction of Supreme Court comes under Article 32. It is very important. Please इसको by heart remember कीजिए। ऐसे ही writ jurisdiction of the High Court comes under Article 226। writ के चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में और डिस्कस किया हुआ है। So this is one. Second comes Article 33. Article 33 कहता है Parliament can restrict, abrogate of the fundamental rights of members of the armed forces, paramilitary forces, intelligence agencies, analogous forces to ensure proper discharge of the duties. अब देखिए, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज होते हैं, ये सब जितने भी और एजेंसीज हैं, इनकी ड्यूटीज इतनी ज़्यादा कठिन होती हैं कि हर समय ज़रूरी नहीं है कि इनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमेशा सिक्योर और प्रोटेक्ट करना संभव है। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए एक आर्मी वाला जा करके डिफिकल्ट कंडीशन में बॉर्डर में नहीं लड़ेगा, तो फिर भाई आप, तो फिर देश को बचाएगा कौन? तो अब आर्मी वाला ये बोल दे कि नहीं भाई मेरे को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना, और मेरे को गंदी जगहों पे रहना पड़ रहा है, मेरे को बहुत घटिया एनवायरनमेंट और उसमें टॉर्चरस कंडीशंस में से गुजर के रहना पड़ रहा है, सो मेरे फंडामेंटल राइट को लिया जा रहा है। तो भाई वहां पे ऑब्वियसली वो नहीं कह सकता क्योंकि वो उसका ड्यूटी है, वो उसका काम है। आर्मी में घुसने से पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि भाई ये करने के लिए मैं तैयार हूँ। सो इसीलिए वहां पे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या इवन कंप्लीटली एब्रोगेट भी किया जा सकता है। एब्रोगेट यानी कि हटा दिया जा सकता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 34 कहता है कि मार्शल लॉ अगर एनफोर्स किया गया किसी भी एरिया में, कंट्री में, देन फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है आर्टिकल 34 के तहत। इसमें एक और लूप होल है दोस्तों कि मार्शल लॉ की डेफिनेशन कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में सही तरीके से नहीं दी हुई है कि मार्शल लॉ होता क्या है। हालांकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड जो जनरल कंसेंसस क्या है वो मैं आगे डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट कम्स दोस्तों आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 says power to make laws to give effect to certain fundamental rights shall vest only with the parliament and not in the state legislative assembly. That is article 16, 32, 33 and 34। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन आर्टिकल है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स अभी मैंने बताया 16, 32, 33 और 34, इन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी अगर कानून बनाना है तो वो कानून बनाने की अधिकार और पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई भी पावर नहीं है। सिर्फ पार्लियामेंट ही इनसे रिलेटेड कानून बना सकता है और सिर्फ पार्लियामेंट ही इनसे रिलेटेड पनिशमेंट्स भी डिसाइड कर सकता है। अगर इनको वायलेट किया गया तो क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। तो ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है। अब फाइनली हम यहाँ पे दोस्तों सारे के सारे राइट्स कवर हो गए हैं, बट आई सिंसियरली होप कि दोस्तों आप सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से याद करेंगे बाय हार्ट, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर एंटायर कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी एंड आई होप कि आप इनको रिमेंबर करेंगे। इसके लिए आप 2 या 4 बार मेरे लेक्चर को देखें, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देखें, बट लेकिन जरूर आप इसको याद करें। नाउ आई कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो मैंने अभी थोड़े समय पहले आपसे बात की कि मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ दोस्तों इट इज अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, और इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है इट मींस एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस फॉर एनी पर्सन स्लैश सेक्शंस। All persons are equally subjected to ordinary law administered ordinary courts. No person is above law. It is a negative concept. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि लॉ के लिए कोई प्रिविलेज्ड आदमी नहीं है, ओके, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सारे लोगों को क्या किया जाएगा, सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंडीशन।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम रिजर्वेशन की बात करें, अगर मैं इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहेगा कि भाई आखिरकार दोनों के दोनों ही देश के सिटीजन हैं। तो चाहे एक गरीब व्यक्ति जिसने 10 दिन से खाना नहीं खाया है और एक अमीर व्यक्ति जिसके पास अपनी खुद की यॉच है, बड़ी बिल्डिंग है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ये दोनों ही व्यक्ति लॉ के सामने क्या है, बराबर। तो अब मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति खाना नहीं खा पाया और उस वजह से उसने अपने पेट को पालने के लिए चोरी कर ली और एक अमीर आदमी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसने चोरी कर ली। क्या आपको लगता है कि ये दोनों लोगों के पीछे चोरी करने का कारण सेम था? ऑब्वियसली दोस्तों, दोनों के पीछे चोरी करने का कारण सेम नहीं था, क्योंकि गरीब आदमी तो चोरी कर रहा है अपने पेट को पालने के लिए। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा? तो नहीं करेगा तो बेचारा मर जाएगा। तो डेफिनेटली लॉ को इस बात को भी देखना चाहिए कि भाई व्यक्ति की, इंसान की स्थिति कैसी है और उस व्यक्ति को उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब एक अमीर आदमी है उसको तो चोरी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, उसके पास तो पूरा का पूरा सामग्री थी, पेट पालने को अच्छी लाइफ चल रही थी, पर उसके बाद भी उसने चोरी की। डेफिनेटली इसका मतलब उसकी मेंटल स्टेट में कोई गड़बड़ी है, या फिर उसने लालच की वजह से की, या फिर उसने जिस भी वजह से की, तो देन दैट इज मोर पनिशेबल, मोर सीरियस ऑफेंस। लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ दोनों को अलग पनिशमेंट नहीं देगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहेगा कि दोनों ही लोग क्या है, सेम है। एक गरीब आदमी भी सेम है और एक अमीर आदमी भी सेम है। दोनों ने चोरी की, दोनों को सेम सजा मिलेगी, जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। सो कहीं ना कहीं दैट इज व्हाई इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि भाई यहाँ पे आप लोगों की कंडीशंस को नहीं देखते। ऐसे रिजर्वेशंस का कॉन्सेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ के सामने नहीं आएगा, बिकॉज वो ये कहेगा कि दोनों लोग देश के सिटीजन है और दोनों ही एग्जाम दे के पास होंगे, तब जाके दोनों जो मेरिट में ऊपर आएगा वो आपका, उसको एंटाइटलमेंट मिलेगा नौकरी के लिए। सो वी कैनॉट गिव रिजर्वेशन टू अ पर्टिकुलर प्रिविलेज्ड क्लास, मतलब अंडर प्रिविलेज्ड क्लास, in order to make them represented in the service। ठीक है, ये नहीं कर सकते बिकॉज दोनों ही लोग इक्वल है, सर्कमस्टेंसेस से फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। बट लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। मतलब कि तुम एक संतरे को सेब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तुम दो संतरों को आपस में कंपेयर कर सकते हो और तुम दो सेब को आपस में कंपेयर कर सकते हो, लेकिन संतरे को सेब के साथ नहीं कर सकते। यानी कि एक अमीर आदमी ने अगर चोरी की और आपने उसको सजा दी एक्स, तो दूसरा अमीर आदमी भी चोर करेगा तब आप उसको एक्स सजा दोगे। बट अगर एक गरीब आदमी अगर चोरी करता है तो नेसेसरी नहीं है कि आप उसको एक्स सजा दो। आप उसके कंडीशन और सर्कमस्टेंस देख के आप उसकी सजा चेंज कर सकते हो। Not everybody is equal, so equal people are treated equally। treating equals equally का concept आता है equal protection of laws में, and equal treatment under equal circumstances, जो मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया। So no discrimination while applying laws to people situated similar, and that is why this is a positive concept। So this is a positive concept and this is an American concept, right? So यहाँ पे इसीलिए equality before law is, ये दोनों डिफरेंस है और आई होप कि आपको ये याद आ जाएगा। और इंडिया के केस में अगर हम देखें, इंडिया में दोनों ही वर्ड्स यूज किए गए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सो इंडिया का जो लॉ है वो दोनों ही चीजों को एक्नॉलेज करता है, वैलिड। नाउ फाइनली कोर्ट के ऊपर रहेगा डिसाइड करने को कि कोर्ट लॉ को किस तरीके से इंटरप्रेट करती है। बट अगर हम वर्ड की बात करें तो हमारे देश में आर्टिकल में दोनों वर्ड्स को यूज किया गया। Now we come to some exceptions to non-discrimination under Article 15। Article 15 में अभी मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया। Article 15 क्या कहता है? Article 15 कहता है कि there shall be no discrimination by the state on the grounds of caste, class, religion, sex, place of birth, etc। I hope कि आपको याद हो Article 15 का क्लॉज क्या है। मैंने वहां पे बहुत डिटेल में आपको बताया है। सो वो ये कहता है कि there shall be no discrimination by the state, but कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ऑब्वियसली दोस्तों, अगर ऐसा लगता है स्टेट को कि वुमेन और चिल्ड्रन अंडर रिप्रेजेंटेड हैं या बहुत ज्यादा परेशान है, प्रताड़ित है किसी जगह पे, तो वहां पे उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। सो दैट इज वन एक्सेप्शन टू द डिस्क्रिमिनेशन। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं एससीज एंड एसटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं,
तो उनके ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है. दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन टू दैट डिस्क्रिमिनेशन. आई होप यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन. देन obviously their admission to educational institution aided or unaided by state except minority education institution का जो क्लॉज था दैट इज 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में इसको ऐड किया गया. तो आप देखेंगे कि स्पेशल प्रोविजन जो हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन के लिए एससी और एसटीज को दिए जाते हैं दैट वाज डन बाय द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005. राइट. सो that is possible as an exception to article 15. Now we come to another concept दोस्तों which is very important and it's called rule of law concept. रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, रूल ऑफ लॉ का वर्ड आया कहाँ से और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं दे एम टू एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ द लॉज एंड नॉट ऑफ द पीपल. इसका मतलब ये होता है फंडामेंटल राइट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो गवर्नमेंट में लोग और लोगों का लालच, लोगों की ग्रीड ना हो, बल्कि लॉज सबसे ऊपर हो, मोर देन द गवर्नमेंट, मोर देन द पीपल सिटिंग इन द गवर्नमेंट. राइट. So that is why the rule of law should uphold, इसीलिए fundamental rights को लाया गया है. And it was a concept which was proposed by a British person called A.V. Dicey. I hope he was British. And इसमें 3 एलिमेंट उसने प्रपोज किए थे. राइट. और पहला उसने कहा था कि देयर इज नो ऑर्डिनरी पावर. नो ऑर्डिनरी पावर का मतलब होता है आप किसी भी सिटीजन को उठा के ऐसे ही पनिश नहीं कर सकते अगर उसने लॉ नहीं तोड़ा. तो जब तक वो लॉ नहीं तोड़ेगा तब तक आप किसी भी पर्सन को पनिशमेंट नहीं दे सकते आर्बिट्रेरली. ठीक है. बेसिक फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है. 3 जो पॉइंट्स आते हैं एलिमेंट्स, वो क्या है? पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि भाई हर लॉ के अंदर सारे के सारे लोग इक्वल है. दूसरा प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स नॉट सोर्स. बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इंडिविजुअल के राइट्स सबसे ऊपर है एंड कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का सोर्स नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का सोर्स इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि अगर आप कल के दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेबल बना देते हो तो फिर आप तो इंडिविजुअल के राइट्स को चेंज कर दोगे, आप हटा दोगे, आप बोलोगे कि नहीं भैया मैं तो भाई जिसको मन करे उसको मैं उठा के बंद कर दूंगा अंदर. दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. तो अगर आप ऐसा कर दोगे तो फिर तो भाई गड़बड़ हो जाएगा ना. तो इसीलिए रूल ऑफ लॉ में इस चीज को मना किया गया है. वो कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ सोर्स ऑफ द राइट्स ऑफ अ पर्सन. ये मत मान लेना कि भाई राइट्स क्या होंगे वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा. नहीं, राइट्स पहले से सबको पता है कि क्या है. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स. मतलब राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में आप लिख के डालोगे सो राइट्स से कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स नहीं आएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझना चाहिए आपको रूल ऑफ लॉ में. दूसरा पॉइंट. तीसरा, एंड इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ राइट्स. अब देखो इंडिया में क्या हो गया है. सो अगर आप पूछेंगे भाई इंडिया में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ एक तरह से पार्शियली है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम अपने फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से डिराइव करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन से ही हैं. एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल. तो जो पॉइंट मैंने जस्ट आपको ऊपर बोला वो क्या हो जा रहा है? इनवैलिड हो जा रहा है. लेकिन इस बात को ध्यान रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया है. सो दैट मीन्स आप फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं कर सकते हो? कंप्लीटली एब्रोगेट नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो. आप थोड़े बहुत उनको कर्टेल कर सकते हो इमरजेंसी के टाइम, और थोड़ा बहुत आप उनको इंक्रीज कर सकते हो उनके स्कोप को, बट कभी भी आप डिक्रीज या कंप्लीटली एब्रोगेट नहीं कर सकते, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर उसको डाला हुआ है. सो इसीलिए कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन इज सोर्स ऑफ राइट्स, बट एट द सेम टाइम इट कैनॉट बी कंप्लीटली चेंज्ड. और इसीलिए रूल ऑफ लॉ यहाँ पे प्रिवेल करता है, पार्शियली कह सकते हैं आप. बट आपको कॉन्सेप्ट का मतलब पता होना चाहिए रूल ऑफ लॉ है क्या. जिस प्रकार हमने एक्सेप्शंस टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15 देखा, ठीक उसी प्रकार हम एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल अंडर आर्टिकल 14 टू 18 जो राइट टू इक्वालिटी है उनमें एक्सेप्शंस क्या है ये भी हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं. पहला ऑब्वियसली दोस्तों, अगर आपने मेरा गवर्नर और प्रेसिडेंट का लेक्चर देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आर्टिकल 361 में
प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं, और वो इम्यूनिटीज क्या है वो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं इन द चैप्टर ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. प्लीज डू गो एंड वॉच दोस लेक्चर्स इफ यू वांट टू नो अबाउट देम इन डिटेल. सो दैट इज एन एक्सेप्शन टू इक्वालिटी. कहीं ना कहीं आप उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहे हो, आप उनको इक्वल से ऊपर ट्रीट कर रहे हो. So that is an exception, but that exception is valid because of the post that they hold. Then Article 361A, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 361A कहता है फ्रीडम फ्रॉम सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल. राइट. अब मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में कोई भी गाली गलौच हो गई, मार पिटाई हो गई, कोई भी दिक्कत हो गई, और आपने कोई भी ट्रू रिपोर्ट छाप दी उससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड कोई भी आपके ऊपर क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग आप पे कायम नहीं की जा सकती है. बिकॉज अगेन यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात आ जाती है कि भाई मीडिया को पूरा हक है कि जो सच्ची खबर है, चाहे वो कितनी गंदी हो, कितनी गाली गलौच हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन वो सच्ची खबर लोगों तक अगर पहुंचा रही है तो फिर आप मीडिया को कभी भी सिविल और क्रिमिनल केस के लिए सूट या फाइल नहीं कर सकते हो. राइट. आर्टिकल 105, नो प्रोसीडिंग अगेंस्ट एमपीज फॉर व्हाट दे और हाउ दे वोट इन द पार्लियामेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वोट जो करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इस पे रिलेटेड आप कोई प्रोसीडिंग उन पे नहीं कर सकते हो. उनकी जैसी मर्जी है वो वैसा वोट करेंगे. ठीक. उससे रिलेटेड आप उन पे कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकते. तो कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी से ऊपर प्रोविजन उनको मिल रहा है. आर्टिकल 194, नो प्रोसीडिंग अगेंस्ट एमएलएस. ठीक वैसे ही जैसे एमपी का है, ठीक वैसे ही एमएलएस का भी है कि वो क्या कहते हैं और क्या वोट करते हैं काउंसिल में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, इंक्लूडिंग गाली गलौच. जब मैं बोलता हूँ व्हाट दिस से, इसका मतलब होता है अगर एक एमपी या एमएलए पार्लियामेंट के अंदर बैठ के गाली भी देता है तो आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते. तो ये कहीं ना कहीं एक इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, इक्वालिटी से ऊपर प्रोविजंस को दिया गया है. वेयर अगर एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल आदमी किसी को बहुत पब्लिक में गंदी गंदी गालियां बक दे, तो आपके ऊपर डिफेमेशन का डेफिनेटली केस फाइल किया जा सकता है और आप जो है बुरे फंस सकते हो. बट इन दिस केस ऐसा नहीं है. Article 31C, laws made to give effect to DPSPs under the following articles can't be challenged for being violative of Article 14. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में कहा गया था कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C जो है उनमें अगर डीपीएसपी जो है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाया गया तो उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते फॉर बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सोचिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. मतलब कि आर्टिकल 39B और 39C दो आर्टिकल ऐसे हैं, दे आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा इन द चैप्टर ऑन डीपीएसपी. तो इन दोनों आर्टिकल्स पे रिलेटेड आप कोई भी लॉ बनाते हो तो आप उस लॉ को इस बात पे चैलेंज नहीं कर सकते कि इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. अब 39B क्या है? कोटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड. यानी कि अगर आप कोई भी मटेरियल रिसोर्सेज एक कम्युनिटी के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो फॉर कॉमन गुड तो आपको ऊपर कोई कार्यवाही आर्टिकल 14 के अगेंस्ट नहीं हो सकती. सिमिलरली आर्टिकल 39C क्या कहता है? प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ प्लस मींस ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में अगर आप वेल्थ को कंसंट्रेट होने से रोकने की कोशिश कर रहे हो या मींस ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह पे आने से रोक रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आर्टिकल 14 के अगेंस्ट होने की कार्रवाई नहीं की जा सकती कभी भी. तो ये दो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने चाहिए. Foreign rulers, ambassadors, diplomats have immunity from criminal and civil proceedings. UNO agencies have diplomatic immunity. So ये कुछ और लोग हैं, ambassadors हो गए, diplomats हो गए, इन सबको criminal civil proceedings से क्या है immunity दी जाती है. एंड यूएनओ एजेंसीज वगैरह आपकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उनको भी दी जाती है. सोचिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितनी ज्यादा बड़ी चीज है. सोचिए दोस्तों, मतलब सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से अगर इम्यूनिटी आपको दी गई है, मतलब अपने आप में सोचिए आप कितनी बड़ी बड़ी कितनी ह्यूज इम्यूनिटी है. मतलब आप सोचो, मतलब आदमी इसकी आड़ में क्या क्या नहीं कर सकता है और करते हैं कई लोग. अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत केसेस आए हैं और समय समय पे फिर एक्शन अकॉर्डिंगली लिया भी गया है. एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी इसलिए मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ बिकॉज
पुराने समय में राइट टू प्रॉपर्टी यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट एंड इट यूज्ड टू बी अंडर आर्टिकल 19(1)(f), ठीक है, एंड आर्टिकल 31। लेकिन और ये दोनों आर्टिकल्स क्या है, आप चाहें तो डिटेल में जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक में भी दिया है, नेट पे भी आप देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज नाउ दीज आर्टिकल्स हैव बीन कैंसल्ड एंड इसीलिए अब इनका कोई वैलिडिटी नहीं है। बट आप इतना जरूर जान लीजिए कि आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 पहले दे मेड द राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल राइट, बट नाउ दे हैव बीन रिपील्ड by the 44th Constitutional Amendment Act 1978 and Article 300A in Part 12 ऐड कर दिया गया है, that is a person, no person shall be deprived of his property except by authority of law. So that means now it has been made a constitutional or legal right. So right to property अगर कोई पूछे क्या है तो now it is a constitutional or a legal right. It is not a fundamental right. क्योंकि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उसे प्रॉपर्टी आपकी लेनी पड़ेगी फॉर द सेक ऑफ पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, तो पार्लियामेंट विदाउट हेजिटेशन आपकी प्रॉपर्टी ले सकता है। और इनफैक्ट इसमें अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि पार्लियामेंट इज नॉट इवन बाउंड टू पे यू कंपनसेशन एक्सेप्ट इन 2 केसेस। वो 2 केसेस क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट पार्लियामेंट इज नॉट इवन बाउंड टू पे यू द कंपनसेशन, बट ज्यादातर केसेस में कंपनसेशन वो पे कर देता है। अगर आपने मेरा राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट वाला लेक्चर देखा है, वहां पे मैंने और डिटेल में इस बारे में बात की है कि गवर्नमेंट कंपनसेशन देने के रिलेटेड क्या क्या लॉज और प्रोविजंस दिए गए, राइट। सो राइट टू प्रॉपर्टी नाउ इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। सो कौन कौन से 2 प्रोविजन है जहां पे उसको कंपनसेशन देना कंपलसरी है? अगेन दिस इज गिवन बाय 44th Constitutional Amendment Act. One is Article 30. When if it acquires an educational institution or if acquired from a person holding land under personal cultivation within statutory stealing limits. 2 केसेस है, एक तो अगर आप एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, खास करके माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नॉट ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यदि आप अक्वायर कर रहे हो तो ऑब्वियसली उनकी जो ऑलरेडी वो कम थे और आपके सरकारी एक्टिविटी की वजह से और ज़्यादा उनके कल्चर को नुकसान पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए कंपनसेशन फिर प्रोवाइड करना कंपलसरी होगा ही होगा। दूसरा, अगर एक व्यक्ति है अपनी खुद की जमीन उसने रखी हुई है और वो खुद की जमीन के ही बेसिस पे आश्रित है अपना खाना उगा के खाने में, अपना खुद का वो एग्रीकल्चर करता है, उसी में खाना उगाता है और खुद का पेट को पालन करता है, ऐसे व्यक्ति का आप एग्रीकल्चरल लैंड नहीं छीन सकते हो, ठीक है, अगर वो स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स के यानी कानूनी सीलिंग लिमिट्स के वो अंदर आता है तो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का ये प्रोविजन है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो 2 आपको याद रखने चाहिए, आई होप आपको याद रहेंगे। तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले जा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे भी डाले जा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस पे भी डाले जा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली पे भी डाले जा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ईजी है दोस्तों समझना, क्योंकि अभी रिसेंटली कोविड-19 का जब काल था तो बहुत बार सेक्शन 144 एंड सीआरपीसी एंड सेक्शन 141 आईपीसी को बहुत बार लागू किया गया था, है ना। और आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर होती है कि वो फ्रीडम ऑफ असेंबली पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं इन केस ऑफ डायर नीड। और सॉवरेनिटी ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया पे, पब्लिक ऑर्डर पे अगर कोई खतरा आता है तो ऑब्वियसली इन केसेस पे भी डाल सकते हैं। सिमिलरली फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे भी डाल सकते हैं इफ इट कंसर्न इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड इंटरेस्ट ऑफ एसटीज। एसोसिएशन पे डाल सकते हैं इफ इट कंसर्न सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे तब डाल सकते हैं व्हेन इट इज सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इनसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये सारी चीजें आप एग्जैक्टली याद रखेंगे तो बेटर होगा, बिकॉज सबके क्लॉजेस थोड़े अलग हैं। सो मिक्सअप मत कीजिएगा। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में अगर मोरालिटी, अगर मान लीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन नहीं लिखा हुआ है और आपने गलती से अगर क्वेश्चन पूछा और टिक कर दिया तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। सो आई वुड रेकमेंड कि एग्जैक्टली जो प्रोविजन जिसके जो दिए गए हैं उन्हीं प्रोविजन और पॉइंट्स को आप याद रखिए। बट इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है, एक या दो बार आप रीडिंग नज़र अच्छे से डालेंगे तो आई होप कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किन किन पॉइंट्स पे क्या क्या वैलिडिटी होल्ड करती है। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जब मैं बता रहा था तो आपको मैंने वहां पे बताया ही था ऑलरेडी कि प्रोहिबिट्स बेगार,
बेगार का मतलब होता है कंपल्सरी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। सो आर्टिकल 23 क्या कहता है? इट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो फोर्स्ड लेबर पे आप किसी को भी धक्का नहीं दे सकते हो। सो ऑब्वियसली बेगार, बेगार वाला BEGAR, नॉट बेगर, इट इज BEGAR, बेगार। सो ऑब्वियसली it prohibits that. But again, there is some exception. State can impose compulsory service for public purposes like military and social service. State is not bound to pay for this. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगेन एक्सेप्शन इसमें भी एक है कि पब्लिक पर्पसेस लाइक मिलिट्री एंड सोशल सर्विस, मान लीजिए मिलिट्री में या सोशल सर्विस में अगर स्टेट को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा देश के सिक्योरिटी और देश के हित की बात है, वहाँ पे कंपल्सरी फोर्स कर सकता है आपको काम करने के लिए। और जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा देश में वॉर हो गया, बहुत ज़्यादा खतरे की सिचुएशन आ गई, तो फिर भाई मजबूरी में अब आपके सारे सेना वेना सब मर गए, सब लोग मर गए, तो फिर स्टेट कंपल्सरीली लोगों को भेज सकता है कि भैया जाओ लड़ाई करो वहाँ पे, अपने देश को बचाओ, मजबूरी के केसेस में। बट हार्डली रेयर केसेस में कुछ होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता डेफिनेटली। सो मिलिट्री और सोशल सर्विस के पर्पसेस में ऐसा कर सकता है, बाकी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। Then there is an Article 31B which saves acts and regulation in 9th schedule from being challenged on the grounds of contravention of fundamental rights. Extremely important दोस्तों, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि 9th शेड्यूल क्या है और उसके प्रोविजंस क्या हैं। तो 9th शेड्यूल से जो रिलेटेड एक्ट्स और रेगुलेशन है, they cannot be challenged on the grounds of contravention of fundamental rights. Extremely important provision दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। So this also you must remember. एंड देन देयर इज मार्शल लॉ, जो मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था कि मार्शल लॉ की मैं जनरली वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन बताऊंगा, जो वर्ल्ड में जनरली लोग एक्सेप्ट करते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द मिलिट्री। ऑब्वियसली दोस्तों, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा का पूरा मिलिट्री चलाती है, राइट? यानी कि प्रशासन का सारा काम कौन ले लेता है? मिलिट्री ले लेती है। ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है मार्शल लॉ। इट इज आउटसाइड ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। ऑब्वियसली दोस्तों, ऑर्डिनरी लॉ सरकार चलाती है, प्रशासन प्रशासन उसको एग्जीक्यूट करवाता है, बट मार्शल लॉ इज आउटसाइड ऑफ दैट ऑर्डिनरी लॉ। मिलिट्री ट्रिब्यूनल सस्पेंड ऑर्डिनरी लॉ एंड गवर्नमेंट। ऑब्वियसली मिलिट्री के जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ऑर्डिनरी लॉ को क्या कर देते हैं? सस्पेंड कर देते हैं। इम्पोज अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस लाइक वॉर, इन्वेजन, रायट, वायलेंट, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मार्शल लॉ लागू कब हो सकता है? मार्शल लॉ तब लागू हो सकता है व्हेन देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। वार हो गया, इन्वेजन हो गया, राइट हो गया, भैया सरकार के हाथ से सब चीजें निकलने लग गई, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, बोले भैया हम नहीं संभाल सकते, तो पावर सरकार ने किसको दे दी? भैया आर्मी को दे दी। जाओ यार आर्मी, यार तुम संभालो भाई, तुम लड़ाई करो दुश्मनों को, जो तुम कर सकते हो करो, लेकिन दुश्मनों को भगाओ, हमारे देश को बचाओ। तो दैट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस के केस में मार्शल लॉ को अप्लाई किया जा सकता है। बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन सस्पेंशन ऑफ द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मार्शल लॉ के टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट आल्सो। रिट्स क्या है ऑब्वियसली मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है, सो आई होप आप वो लेक्चर को देखे होंगे। तो अब दोस्तों मैंने सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स लगभग डिस्कस कर लिए, बट दो अभी भी अगर आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा तो आर्टिकल 12 से 35 रिप्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स, और मैं 14 से स्टार्ट किया था। सो 14 से 18 इज राइट टू इक्वालिटी, 19 से 22 इज राइट टू, बताइए बताइए क्या होगा? राइट टू फ्रीडम, देन ऑफ कोर्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सारे मैंने डिस्कस किए हैं। बट 12 और 13 छूट गए थे, तो 12 और 13 मैंने यहाँ पे अलग से पॉइंट आउट करके बताने की कोशिश की है। आर्टिकल 12 बेसिकली डिफाइन करता है स्टेट का मीनिंग एज यूज्ड इन रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट, की स्टेट का मतलब क्या होगा। सो आर्टिकल 12 ये कहता है स्टेट का मतलब इज गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जहां भी वर्ड स्टेट यूज किया गया है, स्टेट रेफर्स टू द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट, दैट मींस इट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। Of course, it also includes government and legislature of states as well. It also includes local authorities. Local authorities का मतलब होता है पंचायती राज institutions और local self governments और district boards, right? And municipalities. So these are the local authorities. Definitely आप उन पे जो lecture है मेरा जाके check out कर सकते हैं। Other authorities statutory और non statutory like LIC, ONGC, ये सब क्या है? Statutory bodies हैं, कुछ non statutory bodies हैं। Includes agencies और states also. State के अंदर कोई एजेंसी यदि है तो obviously वो भी state के ही
अंडर डेफिनेशन में आएगी। सो आर्टिकल 12 ने स्टेट के डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। व्हाट इज आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 सिंपल है दोस्तों, मैंने लिखा नहीं है, बट मैंने लिखा है इसलिए नहीं बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली सिंपल टू रिमेंबर एंड इट्स प्रोबब्ली द मोस्ट सिंपल टू रिमेंबर। आर्टिकल 13 कहता है कि ऑल लॉज दैट विल बी मेड इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल स्टैंड वाइड। सिंपल है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है। आर्टिकल 13 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता है, ऑटोमेटिकली वो कानून नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा, उस कानून की एप्लीकेबिलिटी खत्म है। सो दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। सो मान लीजिए कल के दिन एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून बना दिया विच इज वायलेटिव ऑफ अ फंडामेंटल राइट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां पे उंगली नहीं की। नॉर्मली क्या होता है, अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बना देता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको नल एंड वाइड घोषित कर देता है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी बिक गई या फिर कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटीज ने भी उसको ओवरलुक कर दिया, तो कोई नॉर्मल आदमी जाके आर्टिकल 13 को लगा के कह सकता है कि भैया ये आर्टिकल आपका वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट है, सो इट विल नॉट होल्ड, ये लॉ इज वायलेटिव फंडामेंटल राइट, सो इट विल नॉट होल्ड एनी इंपॉर्टेंस, इट शैल स्टैंड नल एंड वाइड। नाउ वी कम टू आर्टिकल 20 के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 20 मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 3 प्रोविजंस दिए गए हैं। वन इज कॉल्ड नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपर्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए पुलिस ने किसी को भी उठा के पकड़ के ले गई और पकड़ के लेकर के पीट पीट के उसको बोल दिया कि भाई तुम कबूल करो कोर्ट में कि भैया मैं मुजरिम हूँ, तो बेचारा आदमी मौत के डर से तो वो कुछ भी बोल देगा कोर्ट के अंदर, हाँ भैया मुझे छोड़ दो, मैं मुजरिम हूँ, माफ कर दो मुझे। तो ऑब्वियसली अगर आप खुद के खिलाफ एविडेंस देते हो तो दैट इज नॉट अ वैलिड एंड एप्लीकेबल एविडेंस एज फार एज आर्टिकल 20 इज कंसर्न। तो आर्टिकल 20 ने ये बताया कि भैया अगर आप क्रिमिनल हो तो आप खुद के लिए टेस्टिफाई नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट सेल्फ इंक्रिमिनेट। आपको दूसरे एविडेंसेस और सोर्सेज के थ्रू वेरीफाई और प्रूव करना पड़ेगा कि भैया आप क्रिमिनल हो, तब जाके ही आपको पनिशमेंट मिलेगी। सो देयर इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट। देन देयर इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है इट इम्पोजेस पेनल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब सिंपल हो गया दोस्तों कि भाई मान लीजिए आज मैं सड़क सड़क के लेफ्ट पे गाड़ी चला रहा था, ठीक है। कल के दिन सरकार एक नया कानून लेके आती है और बोलती है कि सड़क के लेफ्ट पे गाड़ी चलाना इलीगल है, सारी की सारी जो वाहन है वो सड़क के राइट में चलेंगे। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैंने पहले ऑलरेडी सड़क के लेफ्ट पे गाड़ी चला रखी है, तो मुझे पुराने जुर्म की वजह से नए लॉ के बेसिस में मुझे पनिशमेंट मिलेगा कि भाई लॉ लॉ वाले आके बोलते हैं कि अरे तुम तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले तो तुम लेफ्ट में चला रहे थे ना, चलो तुमको उठा के हम पनिशमेंट देंगे, चालान फाइल तुम्हारे पे चालान फाइल करेंगे, तो इलीगल नहीं भाई, क्योंकि जिस टाइम पे मैं वो चला रहा था उस टाइम पे तो वो लीगल था ना, तुम्हारा लॉ तो बाद में बना है। सो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है लॉ के बनने के पहले अगर किसी ने कोई क्राइम किया है उससे रिलेटेड, तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। समझ में आ रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इट इम्पोजेस पेनल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली। सो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं होगा। नो कन्विक्शन फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम दिस एक्ट वाज डन, राइट। एप्लीकेबल ओनली टू क्रिमिनल लॉज एंड नॉट सिविल लॉज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिमिनल लॉज में ये एप्लीकेबल है, सिविल लॉज में एप्लीकेबल नहीं है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ सिविल में वैसे भी एप्लीकेबल होता भी नहीं है, सिर्फ क्रिमिनल की यहाँ पे बात होती है। प्रोटेक्शन कांट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये 4 पॉइंट्स, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब पुलिस ने आपको बिठा के रख दिया है, किसी वजह से डिटेन किया हुआ है, इफ यू पोज अ थ्रेट टू द कंट्री और द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, तो आपको प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो अंडर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। बट आर्टिकल 20 कहता है कि ऐसा ऐसा कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में देयर विल बी नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एट ऑल। यानी कि जिस दिन कानून बना उसके बाद आप अगर उस कानून से रिलेटेड कोई गलती करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, सिंपल। अगला हम डिस्कस करते हैं दोस्तों आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन से बचाने के लिए मतलब राइट्स दिए गए हैं
आर्टिकल 22 के अंदर। सो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि डिटेंशन किस तरह कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के बेसिकली डिटेंशन होते हैं, वन इज कॉल्ड प्यूनिटिव डिटेंशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का बेसिकली मतलब होता है कि आपको बिना ट्रायल और कन्विक्शन के ही बिठा के रख लिया पुलिस वालों ने, मतलब सॉरी आफ्टर ट्रायल और कन्विक्शन पुलिस वालों ने अगर आपको बिठाया पूरा प्रॉपर तरीके से प्रोसेस के थ्रू करने के बाद आपको डिटेन किया है, तो दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन बिना ट्रायल या कन्विक्शन के ही आपको अगर डिटेन कर लिया, दैट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन यूजुअली किया क्यों जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि आप जो है समाज के पब्लिक ऑर्डर के लिए या फिर देश की सिक्योरिटी के लिए आप थ्रेट हो, और अगर आपको बाहर घूमने दिया जाएगा तो कल के दिन आप बहुत बड़ा हुड़दंग हंगामा या फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हो, इसीलिए आपको कुछ समय के लिए डिटेन करके रखा जाता है पुलिस के द्वारा। दैट इज विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन एंड इट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो दो टाइप के डिटेंशन का प्रोविजन आर्टिकल 22 के अंदर दिया गया है, बट इसमें आपको राइट्स दिए गए हैं कुछ कुछ, और इट कवर्स ओनली क्रिमिनल एंड क्वासी क्रिमिनल एक्ट्स एक्टिवली प्रेजुडाइज टू पब्लिक इंटरेस्ट, डज नॉट कवर अरेस्ट अंडर ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, सिविल अरेस्ट, अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे इनकम टैक्स, डिपोर्टेशन ऑफ एलियन। सो ये पॉइंट्स है जिसको आर्टिकल 22 कवर नहीं करता है, प्लीज इसको याद रखिए। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो अब आर्टिकल 22 के अंदर आप राइट नहीं ले सकते हो, कर दिया मतलब कर दिया, अब आपको जाना पड़ेगा जेल। Authorizes Parliament to prescribe cases under which a person can be detained for more than 3 months under preventive detention law without opinion of the advisory board. So Parliament को पावर देता है कि 3 महीने से ज्यादा कौन व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में रह सकता है, उसके लिए आप केसेस का लिस्ट बनाइए बिना एडवाइजरी बोर्ड के आप ओपिनियन के, और उन्हीं लोगों को फाइनली फिर रखा जाएगा डिटेंशन के अंदर। सो ये पावर जो है दी गई आर्टिकल 22 के द्वारा। So this was all that I wanted to say. हालांकि there are certain more things that I can speak about in fundamental rights, और उनके बारे में मैंने definitely थोड़ी बहुत बातें की है अपनी on the chapter on writs. आई होप कि आप ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को बाय हार्ट और टिप्स पे याद करेंगे, बिकॉज आपकी पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज दिस एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। दैट इज वाई इट हैज बीन नेम्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। राइट्स और टर्म्स जरूर आप याद रखें, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, वॉच डॉग्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, guardian of guardian of the public parts, friend philosopher of and guide of the public accounts committee, कैग को बोलते हैं, राइट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इट इज यूज्ड in respect to नीति आयोग, वेलफेयर स्टेट। तो ये सारे कुछ कीवर्ड्स और टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए, और बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने डिस्कस भी किया है आपसे। फाइनली वी कम टू द क्रिटिसिज्म, कि भाई दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, ठीक उसी प्रकार कुछ क्रिटिसिज्म भी इनके हैं, कुछ मैंने डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। पहला ये है, देयर आर नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। अब आप देखिए यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे बातें की आपसे फंडामेंटल राइट्स की, सारे के सारे दीज आर ऑल पॉलिटिकल राइट्स। सोशल और इकोनॉमी के बारे में मैंने यहाँ पे कोई बात नहीं की है, यानी कि मैंने पैसे से रिलेटेड कोई बात ही नहीं की। मैंने एक व्यक्ति गरीब है उसके कोई राइट की मैंने बात नहीं की कि भाई उसको इतना पैसा मिलेगा या उसको कोई प्रिविलेज मिलेगी या उसकी गरीबी दूर कराने के लिए कुछ काम किया जाएगा, या कोई आदमी अकेला आइसोलेटेड है तो उसको भाई सोशली और एक्टिव करने के लिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए कुछ किया जाएगा। सोशल और इकोनॉमी से रिलेटेड आपके कोई राइट्स की बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। सो दैट इज अ डिसएडवांटेज, डेफिनेटली अ डिसएडवांटेज, यानी गरीब की गरीबी दूर करने के लिए आपने कोई उसको फंडामेंटल राइट नहीं दिया है। दूसरी, there is no clarity, as I already told you why there is no clarity, because certain terms are very vague in the fundamental rights जिनको constitution ने खुद define नहीं किया है। one of the best example is martial law, another example is minorities। तो मैंने already आपको बताया कि ये टर्म जब खुद ही constitution define नहीं किए तो automatically क्या हो जाते हैं, वेग बन जाते हैं काफी। तो जैसे ही वेग बन जाते हैं तो इंटरप्रिटेशन कोर्ट के पास चला जाता है, एंड देन चीजें कैसे भी इंटरप्रेट की जा सकती है। देयर इज नो परमानेंसी। अगेन दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक और क्रिटिसिज्म कह सकते हो कि भाई इमरजेंसी के टाइम पे जब सस्पेंड हो ही जाते हैं तो फिर फाइनली फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग ही क्या रहा। फंडामेंटल राइट्स का डेफिनेशन यही है कि ऐसे राइट्स जो सिटीजन्स को हमेशा 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 मिलते ही रहे चाहे कुछ भी हो। बट आपने तो कह दिया ना कि भाई इमरजेंसी में वो नहीं मिलेंगे, सस्पेंड कर दिए, तो फिर फंडामेंटल राइट्स का बेसिक एसेंस खत्म हो गया। सो दे आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इसलिए दिक्कत है। एंड देन दे आर एन एक्सपेंसिव रेमेडी है। ऑब्वियसली दोस्तों, कोर्ट कचहरी में जाके कोई भी चीज़ आपको एनफोर्स करानी अगर पड़ेगी
तो इट इज़ ऑब्वियसली एन एक्सपेंसिव रेमेडी, ठीक है ना। तो आपको लॉयर लेना पड़ेगा, आपको केस फाइट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद भाई एक छोटी सी बेसिक फंडामेंटल चीज़ है जो आपका फंडामेंटल राइट है, जो आपका अधिकार है, उसके लिए भी आपको इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इतना मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं इट विल कम अंडर द क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल राइट, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर दोस्तों, इट वाज अ ह्यूज चैप्टर। आई एम रियली सॉरी अगर लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, but I think it was an extremely important chapter, and I will give you all the time. So take all your time, see this lecture 4 5 times, and remember all the fundamental rights by heart, so that you can answer anyone if if you are preparing for any kind of an exam. I hope you enjoyed the lecture, and आपको मिलते हैं next lecture में. Thank you. Have a nice Diwali. Stay safe, and please subscribe my channel for most amazing content. Bye bye.